हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर आपका एक बार आज की क्लास में। आज हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए शॉर्ट आंसर लेकर के आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश प्रोज 7th लेसन ग्लिम्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोगों ने अभी पढ़ा था अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसको 3 भागों में मैंने बोला कि इसको 3 भागों में बांटा गया है ग्लिम्स ऑफ इंडिया को, जो कि लेसन 7 है हमारा। पहला पार्ट हमारा होगा अ बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा पार्ट हमारा है कुर्ग, और तीसरा पार्ट हमारा है द टी फ्रॉम असम। यस, तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट को ही लेकर के आए हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट का हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और जो आज का पहला क्वेश्चन है शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने की बड़ी संभावना है। ऐसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर आप लोग के बीच में हम हैं। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत थोड़े क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और बहुत थोड़े शब्दों में मैंने इनके आंसर देने की कोशिश किए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों में पूछे जा सकते हैं, मैंने उनको थोड़ा बड़े भी किए हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, अर्थात गोवा के बुजुर्ग लोग किसके दीवाने हैं। व्हाट आर द एल्डर्स ऑफ गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, अर्थात गोवा के बुजुर्ग लोग किसके दीवाने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इन गोवा। गोवा में द एल्डर्स आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पार्टेजस डेज, अर्थात बताते हैं कि जो गोवा के लोग थे, गोवा के बुजुर्ग लोग अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों, पुर्तगाली समझते हैं ना, यस, पुर्तगीज़ मीन्स वही पुर्तगाली लोग से मतलब है। तो ओल्ड पुर्तगाली डेज, अर्थात वे पुराने पुर्तगाली दिनों को, और पुर्तगाली एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगालियों और उनके जो प्रसिद्ध लोब्स थे, उनके पावरोटी के प्रसिद्ध टुकड़े के दीवाने थे। इसको फिर से एक बार देखते हैं। गोवा द एल्डर आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पुर्तगाली डेज। पहला तो गोवा के जो बुज़ुर्ग लोग थे वे अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों को, तो वे अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों के दीवाने थे, और साथ में पुर्तगाली एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगालियों और उनके पावरोटी के प्रसिद्ध टुकड़ों के दीवाने थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको ध्यान से पढ़ना है, फेयर कॉपी में नोट डाउन भी करना है, ठीक है ना। जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। फेयर कॉपी में नोट डाउन भी करना है, मीन्स करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इज़ ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो, क्या गोवा में पाव बनाना आज भी लोकप्रिय है, आप कैसे जानते हैं। इज़ ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, क्या आज भी गोवा में पाव रोटी बनाना फेमस है, अगर ऐसा है तो हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ब्रेड मेकिंग इज़ स्टिल पॉपुलर इन गोवा एज द मेकर्स आर स्टिल देयर, कहते हैं कि पाव रोटी बनाना अब भी गोवा में लोकप्रिय है, क्योंकि बनाने वाले अब भी वहाँ पर मौजूद हैं, अब भी वहाँ पर हैं। देयर आर द मिक्सर द मॉडर्स एंड दोज हु बेक द लोब्स, क्यों कहते हैं सांचे ढालने वाले, ये समझिएगा, सांचे ढालने वाले समझते हैं ना, माउंडर में सांचा बनाने वाले, दोज हु बेक द लोब्स, वे जो पाव रोटी बनाते हैं, कहते हैं कि सांचे में ढालने वाले और टुकड़ों को पकाने वाले आज भी वहाँ पर हैं, आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। दे स्टिल हैव द एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फ्यूरनेंस विच स्टिल हैव द फायर, और कहते हैं कि वे अब भी हैव द एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेंस, आज भी उनके पास समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली भट्ठियाँ हैं। फर्नेंस मीन्स भट्टियाँ, अर्थात समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली आज भी उनके पास भट्ठियाँ हैं। विच स्टिल हैव द फायर, जिसमें आज भी आग लगी होती है, जो आज भी प्रज्वलित होती हैं। मे बी द फादर इज़ नॉट एलिव, चाहे उनके पिताजी लोग आज जीवित ना हो,
बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनके बच्चे आज भी परिवार की व्यवस्था को आगे बढ़ाए हुए हैं। तो इसको एक बार मैं रीड कर देता हूँ, आपको रीड करने से ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, रीड करेंगे दो तीन तीन बार तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। मैं इसको फिर से एक बार रीड करता हूँ। ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा एज द मेकर्स आर स्टिल देयर। These are the mixtures, the molders and those who bake the loaves. They still have the age-old time tested furnace which still have the fire. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. इसका मतलब क्या हुआ? Bread making is still popular in Goa as the makers are still there. गोवा में ब्रेड बनाना आज भी फेमस है क्योंकि बनाने वाले आज भी गोवा में हैं, रहते हैं। दीज आर द मिक्सचर, ये सामान मिलाने वाले, मतलब पाव रोटी बनाने के लिए सामान की आवश्यकता पड़ती है ना, तो सामान को मिलाने वाले, माउडर सही आकार देने वाले, दोज हु बेक द लोब्स, वे जो पाव रोटी को सेकते हैं, वे सभी आज भी गोवा में रहते हैं। दे स्टिल हैव द एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस विच स्टिल हैव द फायर। तो कहते हैं वे अब भी समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली भट्ठियाँ रखते हैं, विच स्टिल हैव द फायर, जिसमें आग अभी भी प्रज्वलित है। मे बी द फादर इज़ नॉट एलिव, शायद उनके फादर आज जिंदा ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनके बच्चे, उनके बेटे अब भी परिवार की व्यवस्था को निभा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं उस पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, लर्न करना है, याद करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाउ डिड बेकिंग यूज टू बी अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, अर्थात पाव रोटी बनाना किस प्रकार एक लाभकारी व्यवस्था थी। हाउ डिड बेकिंग यूज टू बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस या प्रॉफिटेबल वर्क, तो पाव रोटी बनाना किस प्रकार एक लाभकारी व्यवस्था थी। इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, याद भी करेंगे। इसका आंसर है बेकिंग यूज टू बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस बिकॉज द फैमिली ऑफ बेकर्स नेवर स्टॉप्ड। आप कहते हैं कि पाव रोटी बनाना या बेकिंग करना एक लाभकारी व्यवसाय हुआ करता था क्योंकि उनका परिवार कभी भूखा नहीं मरा। स्टॉप्ड, नेवर, कभी नहीं। स्टॉप्ड मीन्स भूखो रहना, भूखे मरना। तो कहते हैं बेकिंग यूज टू बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस या प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, पाव रोटी बनाना एक लाभकारी व्यवसाय था क्योंकि क्योंकि द फैमिली ऑफ बेकर्स, बेकर्स के फैमिली अर्थात पाव रोटी बनाने वाले या पाव रोटी सेकने वालों का परिवार नेवर स्टॉप्ड, कभी भूखों नहीं मरा। ही, वह, हिज फैमिली, उसका परिवार, एंड हिज सर्वेंट्स, और उसके नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, वे हमेशा खुश दिखाई पड़ते थे और प्रॉस्परस दिखाई पड़ते थे, संपन्न दिखाई पड़ते थे। देयर प्लम्स बॉडीज शोड एंड प्रूव्ड दिस फैक्ट ओपनली, उनके गदराया शरीर, मतलब उनका जो मोटा शरीर था, प्लम्प में से एक प्रकार से गदराया हुआ अर्थात फैट हो गया हुआ, तोंद निकली हुई शरीर, शोड, यह दिखाता था, प्रूव और प्रमाणित करता था, दिस फैक्ट ओपनली, इस सत्य को खुले तौर पर, अर्थात वे समृद्ध थे, वे खुश थे, उनका मोटा पेट इसका प्रमाण था। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट कैन बी सेड दैट, ऐसा कहा जा सकता है कि गोवाज बेकर्स आर वेरी प्रॉस्परस, कि गोवावासी बेकर बहुत ही प्रसन्न थे, अर्थात गोवावासी बेकर्स बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, ऐसा उनके व्यवहार, उनके कुशलता और उनके जीवन जीने के कौशल को देख करके कहा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसको आपको ठीक से ध्यान से समझना है, लर्न भी करना है, याद रखिएगा। इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ और जो भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ वो शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, जिससे कि आपको इजीली लर्न हो जाए। और ओनली 5 शॉर्ट क्वेश्चन इस समय लेकर के आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। दैट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे
गए हैं और जिनके इस बार भी पूछे जाने की बड़ी संभावना है, इसलिए इनको लर्न करिएगा, फेयर कॉपी में नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट वुड द बेकर डू आफ्टर रीचिंग अ हाउस? किसी मकान पर पहुंचते ही बेकर क्या करते थे? व्हाट वुड द बेकर डू आफ्टर रीचिंग अ हाउस? किसी घर के पास पहुंचने पर, किसी मकान के पास पहुंचने पर बेकर क्या करते थे? क्या करते थे बेकर? यस, वे पहली बात तो साउंड करते, झंग झंग का साउंड करते करते पहुंचते थे। इसके बाद सैल्यूट करते थे। ठीक है ना, वही आंसर लिखना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा द बेकर वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ अ गुड मॉर्निंग। जो बेकर थे वो घर की मालकिन को नमस्ते करके उनका सत्कार करते थे। और ही वुड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू। फिर वह अपना टोकरी को सीधे बांस पर रख देते थे। बांस को सीधा खड़ा करते थे, वर्टिकली खड़ा करते थे, सीधा खड़ा करके उसके ऊपर रख देते थे। और ही वुड देन पुश असाइड, तब वह फिर एक किनारे कर देते थे। विथ अ माइल्ड रिबक, धीरे से हल्की प्यार से डांट करके द किड्स, बच्चों को, हु वुड बी ट्राइंग टू पीप इनटू हिज बास्केट, जो उसकी बास्केट को, उसकी टोकरी को झांकने की कोशिश करते थे। तो वे क्या करते थे? पहले द बेकर वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग। वो जो बेकर थे घर पहुंचने पर घर की महिलाओं को, पुरुषों को, जो भी लोग बड़े होते थे उन्हें गुड मॉर्निंग करते थे, उन्हें सत्कार करते थे। और इसके बाद ही वुड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, तब उसको बांस को खड़ा करके उसके ऊपर अपने सिर पर रखे हुए टोकरी को वहाँ पर रख देते थे। आपने देखा होगा बांस रखने का, जो सामान रखने का बांस का बना होता है वो डमरू के आकार का होता है, बीच में पतला होता है और ऊपर और नीचे घुमावदार और मोटा होता है। एक तरफ उसको रख देते हैं और उसके ऊपर फिर जो सिर में वो अपना बैकर टोकरी रखे रहते हैं उसको उठाकर उसमें रखते थे। फिर क्या होता था? ही वुड देन पुश असाइड विथ माइल्ड मीन्स कोमलता के साथ, रिबक मीन्स डांट लगाना, अर्थात धीरे से प्यार से डांट करके किड्स, बच्चों को एक किनारे में कर देते थे। हु वुड बी ट्राइंग टू पीप इनटू हिज बास्केट, जो उसकी टोकरी में झांकने की कोशिश करते थे। याद करिएगा, मैं एक बार फिर से इसको रीड कर देता हूँ। द बेकर वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस with a good morning, or he would then place his basket on the vertical bamboo. He would then push aside with a mild rebuke the kids who would be trying to peep into the basket. Question number 5, last short answer question. मैं बहुत थोड़े थोड़े क्वेश्चन आंसर लिखवा रहा हूँ बच्चों, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, सुनना है, पूरे वीडियो को वॉच करना है, हर एक वीडियो को देखना है, जिससे कि आप के लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सार्थक जाए। मैं तो आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि घर बैठ करके आप पूरी स्टडी कर लो। आपको ये एहसास ना होने पाए कि आपका स्कूल या कॉलेज क्लोज चल रहा है। आप घर में बैठिए, लेकिन बैठकर भी समय को इस तरह यूज़ करिए आपके आने वाले भविष्य के लिए लाभदायक हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? कहते हैं पाव रोटी बेचने वाले या पाव रोटी बनाने वाला प्रतिदिन कब आता था और बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों भागते थे? क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिएगा। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, बेकर प्रत्येक दिन कब आते थे? और वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, और बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों लालायित रहते थे? बच्चे उससे मिलने के लिए उसके पास क्यों भागते थे? इसका आंसर है ही वुड कम ट्वाइस अ डे। वो एक दिन में 2 बार आता था। कब? एक बार तो वो आता था अपने सामान, अपने बास्केट को लेकर के टोकरी को सिर में रखता था और झंग झंग साउंड करते हुए आता था ना, मैंने भी लिखाया था, आपको पढ़ाया था, और बेचते बेचते चला जाता था। और दूसरी बार वो जब बिक जाती थी टोकरी, बिक जाता था पूरा उसका पाव रोटी या ब्रेड, तो लौटते समय आता था। अर्थात दिन में वो 2 बार आता था। ही वुड कम ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार आता था। द चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम, बच्चे उससे मिलने के लिए भागते थे। नॉट फॉर लोब्स, केवल पाव रोटी के लिए ही नहीं, ऑफ ब्रेड, रोटी के, अर्थात रोटी के टुकड़े के लिए नहीं, अर्थात पाव रोटी के टुकड़ों के लिए नहीं, बट ब्रेड बैंगल्स, साथ में ब्रेड बैंगल्स के लिए भी, अर्थात ब्रेड के जो लच्छे होते थे उनके लिए भी आते थे, क्योंकि ब्रेड वो कई प्रकार का बनाते थे। बच्चों के लिए अलग प्रकार का ब्रेड बनाते थे, बड़ों के लिए अलग प्रकार का ब्रेड बनाते थे,
तो बच्चों के लिए जो ब्रेड बनाते थे तो खिलौने के आकार में बनाते थे, डिज़ाइनदार बनाते थे, चौकोर बनाते थे और बैंगल के आकार के बनाते थे, मीठा और नमकीन बनाते थे, जिस कारण से बच्चे केवल लोव्स के लिए ही नहीं, साथ में ब्रेड बैंगल्स के लिए भी भाग करके उन बेकर्स के पास आते थे। तो इसको एक बार फिर से मैं रीड कर देता हूँ। He would come twice a day. The children ran to meet him not for loaves of bread but bread bangles. तो एक वो दिन में 2 बार आते थे। बच्चे उससे केवल पाव रोटी के टुकड़े लेने के लिए नहीं भागते थे, बल्कि ब्रेड के लच्छे लेने के लिए भी भागते थे। तो ये थे 5 क्वेश्चन आंसर्स। इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है, कई बार लर्न करना है, और जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता है इन वीडियोस के टच में और जो फेयर कॉपी बना रहे हैं उनके टच में आपको बने रहना है। अपने दोस्तों को भी शेयर करना है जो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, जो डिस्टेंस लर्निंग का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, और अगर वो इसके लिए पढ़ना चाहते हैं और वो उस हाई स्कूल की क्लास में हैं, 10th में हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को उनके पास भी शेयर कर सकते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जो जितने भी वीडियोस मैं भेजता हूं उनके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और वो समय समय पर अपनी वीडियो देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।